वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी चैप्टर नंबर 25 एंटीबायोटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में एंटीबायोटिक्स की परिभाषा, एंटीबायोटिक्स का वर्गीकरण और उसके एंटीबायोटिक्स के विपरीत असर, क्या क्या विपरीत असर होते हैं बॉडी पे, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो पशु चिकित्सा में काम में आते हैं। इसमें सबसे पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इस औषधि का जो आविष्कार है सबसे पहले सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसका आविष्कार किया था। ये पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से प्राप्त होता है। यानी ये पेनिसिलिन जो है, ये पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस यानी मोल्ड, उससे ये एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। ये पेनिसिलिन जो है वो सफ़ेद रंग में क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन सफ़ेद कलर में पानी में घुलनशील औषधि है, यानी ये पानी में घुल जाती है। पेनिसिलिन के प्रकार, पेनिसिलिन दो प्रकार की होती है, एक तो नैरो स्पेक्ट्रम है और एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। आपको कल के चैप्टर में बताया था नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है। नैरो स्पेक्ट्रम वो है जो लिमिटेड बैक्टीरिया पे असर करती है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो जो बहुत ज़्यादा वेस्ट बैक्टीरियल को मारने काम करती है। नैरो स्पेक्ट्रम के दो प्रकार हैं, एक बायोसिंथेटिक है जो जीवाणु से या मोल्ड से बायोलॉजिकली प्राप्त होते हैं, बायोसिंथेटिक, और एक होता है सेमी सिंथेटिक जिसको सिंथेसिस द्वारा तैयार करते हैं, आर्टिफिशियल। तो जो नैरो स्पेक्ट्रम है उसमें जीवाणु द्वारा जो संश्लेषित एंटीबायोटिक है उसमें एक पेनिसिलिन ए पेनिसिलिन है, उसमें आता है पेनिसिलिन जी और बेंजाथिन पेनिसिलिन जी, प्रोकेन पेनिसिलिन और फिनोऑक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। ये चार प्रकार के यानी जो पेनिसिलिन जी है इसमें, उसके अंदर तीन प्रकार के प्रोडक्ट हैं, बेंजाथिन पेनिसिलिन जी, प्रोकेन पेनिसिलिन और दूसरा जो पेनिसिलिन है वो है फिनो ग्रुप, यानी पेनिसिलिन जी और दूसरा है फिनो ग्रुप ऑक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। अब नैरो स्पेक्ट्रम में जो बायोसिंथेटिक में पहले आ गया पेनिसिलिन, दूसरा है बी लेक्टामेज। बी लेक्टामेज इसमें जो प्रोडक्ट है वो है क्लोक्सेसिलिन, डाइक्लोक्सेसिलिन, नेप्सिसिलिन और फ्लूक्लोक्सेसिलिन और मिथाइसिलिन आदि। ये मतलब नैरो स्पेक्ट्रम में जो बायोसिंथेटिक है उसमें दूसरा प्रकार है। और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन, ये दो पेनिसिलिन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। अब इसकी डोज जो है, पेनिसिलिन की डोज जो है, अब बेंजाथिन पेनिसिलिन की डोज है 10,000 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट, यानी इसकी जो यूनिट है वो इंटरनेशनल यूनिट है इसकी। इंट्रामस्कुलर यानी 10,000 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट, पर केजी बॉडी वेट। इसको 12 घंटे बाद में रिपीट करते हैं, मतलब रिपीट आफ्टर 12 आवर्स। फिर प्रोकेन पेनिसिलिन जी, इसकी डोज भी सेम यही डोज है और इसको भी 12 घंटे बाद में रिपीट करते हैं। और बेंजाथिन पेनिसिलिन है, इसकी डोज भी यही है, यानी बेंजाथिन पेनिसिलिन और प्रोकेन पेनिसिलिन जी, इनकी डोज जो है वो एक समान है, 10,000 से 20,000 इंटरनेशनल पर केजी बॉडी वेट। फिर आता है क्लोक्सेसिलिन। क्लोक्सेसिलिन जो है ये पेरेंटरली देते हैं 4 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी इंट्रामस्कुलर। और एम्पिसिलिन ये
7.15 mg पर kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर, और अगर इसको ओरली देना हो एम्पिसिलिन को तो 10 mg पर kg बॉडी वेट इसकी डोज है। इसके क्या क्या उपयोग हैं ट्रीटमेंट के लिए? एक तो ये मेस्टाइटिस थनैला रोग में, थनैला रोग होता है स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई कोराइनी बैक्टीरियम पायोजेनिक, ये मतलब बैक्टीरिया है जिनके द्वारा मेस्टाइटिस का रोग होता है और उसके ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। एक किडनी वृक, किडनी में मवाद पड़ जाएगा, यानी पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं उसको, जब किडनी में मवाद पड़ जाए तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो ये गोवंश में मुख्य रूप से कोराइनी बैक्टीरियम रीनेल नामक बैक्टीरिया होती है। कोराइनी बैक्टीरियम रीनेल, ये बैक्टीरिया का नाम है कोराइनी बैक्टीरियम रीनेल, जिससे गुर्दों में पस पड़ जाती है, तो उसमें इसका उपयोग होता है। एक और लंपी जा गायों में मोस्टली एक्टिनोमाइकोस बोविस नामक बैक्टीरिया से लंपी जा की बीमारी, तो जो आपने मेडिसिन में अभी पढ़ा होगा। एक होता है टिटनस, धनुष बाय बोलते हैं, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। पल्पी किडनी, लैम्प डिसेंट्री, लेप्टोस्पायरल नेफ्राइटिस, एंथ्रेक्स, और एक सेप्टिक वुंड, घाव जो आपने पढ़े होंगे, सर्जिकल वुंड, उनमें भी इसका उपयोग करते हैं। फिर आता है सेकंड आता है टेट्रासाइक्लिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती है ये एंटीबायोटिक। इसका जो आविष्कार है वो 1948 में स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसिस सूक्ष्म जीव जो है उससे प्राप्त किया था। किसने? दुगर नामक वैज्ञानिक ने इसको 1948 में प्राप्त किया। तो ये आपको याद करने वाला है किस वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया, कौन से सूक्ष्म जीव से, यानी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको प्राप्त किया। टेट्रासाइक्लिन का क्लासिफिकेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो उसके सोर्स के आधार पर, यानी वो कहाँ से प्राप्त होता है, और एक उसकी कार्यशीलता की अवधि पर, यानी वो कितने समय तक काम करता है एंटीबायोटिक जो है, उसका बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो स्रोत पर आधारित वर्गीकरण में दो प्रकार के होते हैं। जो ये कहाँ से प्राप्त होता है उसके आधार पर एक तो प्राकृतिक स्रोत है इसका, नेचुरल, और एक है अर्ध संश्लेषित यानी सेमी सिंथेटिक। जो प्राकृतिक स्रोत है उसमें ये क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और डाईमिथाइल क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ये जो है ये उसके उदाहरण हैं प्राकृतिक स्रोत के। और अर्ध संश्लेषित उसके हैं टेट्रासाइक्लिन, रोली टेट्रासाइक्लिन, मिथाइसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन, डोक्सीसाइक्लिन, ये इसके अर्ध संश्लेषित के प्रकार हैं। कार्यशीलता की अवधि पर आधारित, यानी वो एंटीबायोटिक कितने दिन तक काम करता है, उसकी अवधि क्या है कार्य करने की, यानी लगाने के बाद में या देने के बाद में। जैसे लघु अवधि बहुत कम समय के लिए काम करता है लगाने के बाद में, जैसे क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ये जो है ये लघु अवधि के एंटीबायोटिक है। मध्यम अवधि जो मतलब लघु से कुछ ज़्यादा देर तक असर करते हैं, जैसे डिमोक्सीसाइक्लिन, मिथासाइक्लिन, ये है इसके उदाहरण। और लंबी अवधि तक डोक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन, ये लंबी अवधि तक काम करने वाले टेट्रासाइक्लिन है। अब औषधि देने की विधि जो है इसमें मुख्य रूप से ओरली देते हैं, मुख द्वारा ओरली या इंजेक्शन द्वारा, या उसको लोकली लगा देते हैं, लोकली या इंट्रामेमरी थन में लगाते हैं। इंट्रामेमरी ट्यूब आती है उसके द्वारा थन में लगाते हैं, या लोकली लगाते हैं जैसे घाव वगैरह पे। खुराक इसकी टेट्रासाइक्लिन ग्रुप जो है इसकी खुराक है, टेट्रासाइक्लिन को घोड़े और गोवंश में, सूअर में, कुत्ते में 10 से 20 mg पर kg बॉडी वेट। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन की डोज है गोवंश, घोड़ा, भेड़, बकरी में, कुत्ते में 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट। फिर आता है क्लोर टेट्रासाइक्लिन, इसकी डोज कुत्ते में है 25 से 50 mg पर kg बॉडी वेट। काफ एंड फोल,
मतलब बछड़े और बछड़े में ये 10 से 20 mg पर kg बॉडी वेट। डॉक्सीसाइक्लिन जो लंबी अवधि का टेट्रासाइक्लिन है, उसकी डोज है कुत्ते में 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट और मुर्गी में 25 से यानी 2.5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट। रोली टेट्रासाइक्लिन ये काऊ में इसकी डोज है 2 mg पर kg बॉडी वेट। ये डोज है जो आपको याद करनी है कि भाई कौन से एंटीबायोटिक की किस पशु में कितनी डोज है। इसके जो यूजेज या उपयोग है वो इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा असर करती है ये स्ट्रेप्टोकोकाई हिमोलिटिका, नॉन हिमोलाइट, क्लोस्ट्रीडिया, ब्रुसेला, हीमोफीलिया, क्लेब्सिला, ये जो बैक्टीरिया है इन पे सबसे ज़्यादा असर करती है। मीडियम असर करते जिन बैक्टीरिया वो है कोराइनी बैक्टीरिया, ई कोलाई, पास्चुरेला, साल्मोनेला, ब्रुसेला एंथ्रेसिस, ब्रुसेलस एंथ्रेसिस, ये बैक्टीरिया जिन पे ये मीडियम असर करती है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिन पे ये नहीं के बराबर असर करती है, यानी जिनका उपयोग जो है अगर करो तो उस पर असर बहुत कम या नहीं के बराबर करती है, वो है प्रोटियस स्यूडोमोनास। ये बैक्टीरिया है जो जिन पे ये असर नहीं के बराबर करती है। इसके बाद आता है एमिनोग्लाइकोसाइड तथा एमिनोसाइटोल एंटीबायोटिक्स। एमिनोग्लाइकोसाइड तथा एमिनोसाइलिटोल एंटीबायोटिक्स, इसके अंदर जो एंटीबायोटिक है वो है इस ग्रुप में एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीन्स नामक फंगस से 1943 में प्राप्त की गई थी। यानी ये इस फंगस जो है स्ट्रेप्टोमाइकस ग्रीन्स, ये फंगस का नाम है जिससे ये एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त किया गया था 1943 में। ये सफ़ेद रंग का पाउडर है तो पानी में जल्दी घुल जाता है, यानी पानी में जल्दी घुल जाता है। इसका उपयोग जो है मेनली इसका उपयोग जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया गया था, जिसमें इसने ट्यूबरकुलोसिस में इसने क्रांति ला दी थी। ऐसा मतलब उपयोग इसका इतना यूजफुल था ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जिसे क्षय रोग बोलते हैं। दूसरा क्या है, एक है टोलेरुमा बीमारी है, ब्रुसेलोसिस है, एंट्राइटिस है, ग्लैंडर्स है घोड़ों में, इन पे इसका उपयोग किया जाता है इन बीमारियों में। इसकी खुराक जो है ये औषधि आंतों द्वारा अवशोषित नहीं होती है। अगर आप इसको ओरली दोगे तो ये आंतों द्वारा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा इसका, ये आंत में ही पड़ी रहेगी, इसलिए ये आंतों में बहुत लंबे समय तक उपलब्ध रहती है। इसलिए एंट्राइटिस में अधिक लाभदायक है। यानी अगर पशु को एंट्राइटिस हो तो जो एंट्राइटिस के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उनको मारने के लिए ये जो मेडिसिन है अभी जो हमने पढ़ी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये इसके लिए बहुत उपयोगी है। इंजेक्शन के रूप में इसकी डोज जो है वो 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट है। इंट्रामस्कुलर इसको 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट देते हैं और ओरली इसको 20 mg पर kg बॉडी वेट देते हैं। ओरली इसकी खुराक ज़्यादा है। इसके शरीर पर विपरीत प्रभाव क्या है, अगर लंबे समय तक आप स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग किसी पशु में बीमारी के लिए करते हो तो पशु या मानव में जो 8वीं क्रेनियल नर्व होती है, 8वीं क्रेनियल नर्व, उस पे इसके विषाक्त प्रभाव डालती है, टॉक्सिक असर डालती है, जहरीला प्रभाव डालती है, जिसके कारण क्या क्या हो सकता है, कानों में घंटियाँ जैसी आवाज़ आने लग जाती है। ह्यूमन बींग में अगर ये स्ट्रेप्टोमाइसिन लंबे टाइम तक देते हैं तो उसके कान में घंटियाँ जैसे बजती है वैसी आवाज़ आने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, बहरापन हो जाता है, मतलब बहरा हो जाता है आदमी, और कई एलर्जिक रिएक्शन भी होने लग जाते हैं। तो ये इसके शरीर पर विपरीत प्रभाव है। फिर आता है जेंटामाइसिन। ये औषधि माइक्रोमोनोस्पायरा परप्यूरिया नामक फंगस से प्राप्त की जाती है। फंगस का नाम है जिसे ये प्राप्त की है। इससे मुंह से अगर देते हैं ओरली तो इसका अवशोषण जो है धीमी गति से होता है, और इंट्रामस्कुलर अगर देते हैं तो बहुत ज़्यादा असर जल्दी होता है। इसका जो उत्सर्जन एक्सक्रीशन जो है, यानी शरीर से बाहर निकालते हैं जो इसका एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है, वो
ग्लेमुरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन द्वारा, यानी किडनी में कि ग्लेमेरुल जो उसके होते हैं ना, उनके द्वारा इसका फिल्ट्रेशन होता है। इसलिए इसका ज़्यादातर उपयोग जो है मूत्र संबंधी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। अब कौन कौन से सूक्ष्म जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जिन पे ये असर करती है? ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करती है। उदाहरण के लिए सूडोमोनास, ई कोलाई, साल्मोनेला, क्लेब्सिला, प्रोटियस, शिजेला, निजेरिया और स्टेफिलोकोकस, ये नाम है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है जिन पे ये दवाई असर करती है। इसके उपयोग एक तो मेनली पेशाब संबंधी बीमारियों में हिमेजूरिया है, सिस्टाइटिस है, नेफ्राइटिस है। सिस्टाइटिस का मतलब है ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, और नेफ्राइटिस का मतलब गुर्दों का इन्फेक्शन, श्वसन तंत्र संबंधी न्यूमोनिया, और ओटाइटिस है कान का सूजन, कान की सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर, इंटरनल ईयर, और मेट्राइटिस बच्चेदानी की सूजन है, आपको पता है। इनमें इसका उपयोग होता है। खुराक इसकी 5 mg पर kg बॉडी वेट, इंट्रामस्कुलर और स्लो आईवी देते हैं इसको। इंट्रामस्कुलर या स्लो आईवी इसकी खुराक है 5 mg पर kg बॉडी वेट। फिर आता है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडियाई नामक फंगस से प्राप्त की जाती है, यानी फंगस का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडियाई। इसका उपयोग सल्फेट के रूप में होता है, यानी नियोमाइसिन सल्फेट के रूप में इसका उपयोग होता है। ये औषधि काफ़ी विषाक्त है और आंतों द्वारा अवशोषित नहीं होती है, इंटेस्टाइन द्वारा ये एब्जॉर्ब नहीं होती है। इसलिए सिर्फ आंतों के संक्रमण में ही मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, यानी आंतों द्वारा ये अवशोषित नहीं होती है, इसलिए ये आंतों की कोई जो बीमारी है, संक्रमण है, उसी में इसका उपयोग होता है। स्थानीय रूप से घावों पे लगाने के, वुंड्स पे, और आंखों में मल्ले में पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है। आंखों की बीमारी हो ना, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी खुराक है 10 mg पर kg बॉडी वेट, मतलब ओरली मुंह द्वारा कर देता है 10 mg पर kg बॉडी वेट है। अगर इसको इंजेक्शन द्वारा देना है तो 2.5 mg पर kg बॉडी वेट इसकी खुराक है। फिर एंटीबायोटिक आता है अगला क्लोरोमफेनिकोल, यानी क्लोरोमफेनिकोल या क्लोरोमाइस्टीन, ये नाम आपने सुन रखे होंगे। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी ये ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करता है। ये औषधि जो है बोन मेरो, अस्थि मज्जा, जो बोन मेरो है, जो आपको पढ़ा रखा है एनाटॉमी में, अस्थि मज्जा, उस पर विषाक्त प्रभाव डालती है, उस पर जहरीला प्रभाव यानी टॉक्सिक रिएक्शन करती है। इस कारण इस एप्लास्टिक एनीमिया होने की संभावना रहती है, क्योंकि जो ब्लड सेल्स है ना, वो बोन मेरो से ही बनते हैं। तो अगर ये बोन मेरो पे इफेक्ट डालेगी तो फिर एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा पशु को। इसका मुख्य रूप से उपयोग जो है साल्मोनेला टाइफी, हीमोफिलस, मेनिंजाइटिस आदि में होता है। मेनिंजाइटिस जो है ब्रेन की बीमारी है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। फिर आता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स इस ग्रुप में आता है एरिथ्रोमाइसिन। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथियस फंगस से प्राप्त होता है, यानी जिस फंगस से प्राप्त होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथियस। इसका उपयोग डिप्थीरिया जो है बीमारी, उसमें विशेष रूप से किया जाता है। ये दवा स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस पर कम प्रभावशाली है, यानी इन पर कम प्रभावशाली है। इसकी खुराक है ओरली, जो जानवर नॉन हर्बीवोरस है, यानी जो मांसाहारी जानवर है, उनमें इसकी खुराक है 6.6 से 8.8 mg पर kg बॉडी वेट। और इरिथ्रोमाइसिन स्टीरेट की डोज है 4.4 से 6.6 mg पर kg बॉडी वेट। और इरिथ्रोमाइसिन लेक्टोबिनेट जो आईवी देते हैं, उसकी खुराक है 2.2 से 4.4 mg पर kg बॉडी वेट। तो ये आज हमने इन एंटीबायोटिक पर, कल हम
एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट और एंटी फंगल एजेंट और सल्फर ड्रग्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।